Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So, in this video, we are going to discuss most expected question for the MS Law CD 5 years and basically from the legal aptitude and constitutional law के regarding सारे MCQs जो important MCQs है, probability है कि वो आपको exams में मिले, तो आप इनसे जरा उनको जरा focus करना अच्छे से. Now, these are the social media handles. You can follow us on Instagram and Facebook. You can also join the groups on a Telegram and WhatsApp. And don't forget to subscribe our Law Entrance channel so you can get update and also the upcoming videos. So, if you want to start your preparation with us and if you want to join the crash course and full course, you can also take the sectional course. Also, you can avail the mock tests and books, purchase the books and ebooks. For all this, you have to visit manualedu.com/lawentrance, and also you can call us and WhatsApp us on 8828581455. So moving ahead to the question now. Now here is the first question, guys. Basically law 5 years में conceptual questions बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप जरा ध्यान दो conceptuality पे, conceptions को clear करो. Conception से meaning है मेरा कि आप जो है जो words होते हैं उनकी definition, sections, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना. Literal meaning उसके समझना. In depth में जाने की जरूरत नहीं, ऊपर से overview समझो. जितना overview समझोगे उतना आपको easy होगा questions को answer करना. Now coming to the question here, in case any question arises as to age of judge of a high court, decision of which of the following authority shall be final as per the Constitution of India. यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर यहाँ पर age of judge of the high court, मतलब high court के judge की age का अगर question arise होता है, what should be the age for the high court judge, then decision of which of the following authority shall be final as per the Constitution of India. मतलब Constitution of India में कौन सी अथॉरिटी जो है वो डिसिसिव अथॉरिटी है या फिर डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है अबाउट द एज ऑफ हाई कोर्ट. नाउ द आंसर शुड बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ रूल अबाउट की एज ऑफ द हाई कोर्ट जो होता है वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? गाइस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन इलेक्ट करता है? बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो होती है वो यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करती है. Okay, next question is Article 368 sub article 4 inserted by 42nd amendment of the Constitution. ये Article 368 sub article 4 जो है वो कब ऐड किया? In the 42nd amendment 1976 declared, मतलब ये अमेंडमेंट जो है ना 1976 में की गई है, declared as invalid by Supreme Court in which one of the following cases it was held. अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आर्टिकल 368 सब आर्टिकल 4 जो है बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ऐड किया गया था उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो कौन सी ऐसी केस है जिसके अंडर ये डिक्लेयर किया गया गाइस? तो दैट इज मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ना गाइस 368 जो है आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या बात करता है? इट इज अबाउट प्रोसीजर. ये क्या है? यहां पर ना प्रोसीजर बताया गया. बेसिकली प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट. प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट दिया गया है. तो यहां पर प्रोसीजर बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप किस तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप किस तरीके से अमेंडमेंट कर सकते हो, वो आर्टिकल 368 डिक्लेयर करता है या फिर बताता है. अब आपको गाइस देखो यहां पर ऐसा बोला गया कि प्रोसीजर बता दिया, दैट्स इनफ. अब आप इसके डेप्थ में मत जाओ कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर, बिकॉज एट योर लेवल क्वेश्चन वुड बी दी ओवरव्यू वाले क्वेश्चंस रहेंगे, सिंपली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे. इन डेप्थ में ज्यादा मत जाना, अदरवाइज आप मिसलीड हो जाओगे, बहुत ज्यादा ओवरलोड स्टडी हो जाएगी. तो जरा कंसेप्चुअलाइजेशन अच्छा रखो, मीनिंग को समझो, व्हाट एग्जैक्टली द पर्पस इज उतना समझ लो, बस हो गया. मतलब 368 किस लिए है आर्टिकल, अगर समझो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आए कि आर्टिकल 368 किस लिए है, तो सिंपली यू कैन टेल देम कि बाबा ये प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट है फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज क्लासिफिकेशन but prohibits the class legislation. It was let down in which case? मतलब आर्टिकल 14 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? क्लासिफिकेशन अलाउड है बट क्लास लेजिस्लेशन जो है वो क्या है? प्रोहिबिटेड है. तो गाइज ये कौन सी केस में बताया गया? बेसिकली AK गोपालन केस. AK गोपालन केस में क्या बताया गया कि
आपको क्लासिफिकेशन अलाउड है बट क्लास लेजिस्लेशन अलाउड नहीं है। नाउ सी, यहां पर क्लास लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है गाइस? सिंपल, क्लास लेजिस्लेशन इज व्हाट, कि समझो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल का एक ग्रुप है समझो, ठीक है। अब ये बहुत सारे लोग जो है ना, इनमें से कुछ अमाउंट ऑफ या फिर कुछ ग्रुप के लिए, कुछ छोटे से ग्रुप के लिए प्रिविलेजेस बना देना, प्रिविलेजेस दे देना, प्रिविलेजेस देना, प्रिविलेज इन अकॉर्डेंस व्हाट, इन अकॉर्डेंस विद व्हाट, समवेयर ऑन रूल्स के रिगार्डिंग हो, कहीं ना कहीं उनको रिजर्वेशन देना हो, तो इस केस में उनको जो है ओवर एम्फसाइज किया जाएगा, ओवर प्रिविलेज्ड किया जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लास लेजिस्लेशन। अब ये क्लास लेजिस्लेशन क्या करता है? सिंपली इक्वालिटी को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। इसको इक्वालिटी को क्या करता है? खत्म करता है। सो इट सिंपली बिकम्स व्हाट? डिस्क्रिमिनेशन। इसको क्या बोला जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन करने जैसा हो गया ना, बिकॉज बाकी के लोगों को उतनी सर्विस नहीं मिलेगी, बट दैट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को क्या मिलेगा? प्रिविलेज मिलेगा, वो ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, एंड दिस would be the discrimination on the part of others। and ये किस केस में बताया गया था? AK गोपालन केस। सिंपल। now question number 5, epistolary jurisdiction of Supreme Court deals with what? epistolary jurisdiction जो है of the Supreme Court deals with what? Simply it is about letter petitions। ये किसके रिगार्डिंग है? लेटर petitions के रिगार्डिंग है। now do understand ये एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन होता क्या है? एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन एंड लेटर पिटीशन एक्चुअली दोनों भी ना एक दूसरे से बहुत ज्यादा इनकनेक्टेड ही है, ये इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट ही है इन शॉर्ट। फर्स्ट डू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द लेटर पिटीशन, ठीक है। अब देखो लेटर पिटीशन में कैसा होता ना, एक पर्सन जो है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में आपको केस करनी हो तो वो थ्रू द प्रोसेस जाएगी, लाइक पिटीशन फाइल करना होगा, एवरीथिंग वुड बी देयर वुड बी द पेपर वर्क, एंड समवेयर कुछ ना कुछ पेपर वर्क होगा, एक प्रोसीजर होगा जो आपको एज पर द लॉ फॉलो करना पड़ता है। बट इन दिस केस आप क्या करोगे, या फिर कोई पर्सन जो है वो सिंपली क्या करता है? लेटर लिख के दे देता है, एक लेटर लिख के दे देता है, जो भी रिलीफ या रेमेडी उसको चाहिए उसके रिगार्डिंग वो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखेगा, एंड ये लेटर के थ्रू वो जो है उसको जो है जस्टिस दिया जाएगा। जस्टिस दिया जाएगा मतलब उसकी केस को ट्रायल किया जाएगा। सिंपल। इन दिस सुप्रीम कोर्ट गाइस, दिस इज नॉट नॉर्मल थिंग, दिस इज सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में लेटर के थ्रू आप केस कर सकते हो, एंड इसी अथॉरिटी को, ये सुप्रीम कोर्ट के पास लेटर के थ्रू जो केस लेने की जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को क्या कहा जाता है? सिंपली एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन। नाउ डू अंडरस्टैंड, पहली बात, ये जुरिस्डिक्शन क्या है? जुरिस्डिक्शन समझ में आना चाहिए। देखो गाइस, जुरिस्डिक्शन वर्ड आपको बहुत जगह मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई कोर्ट जो है किसी केस को ट्रायल अप करता है तो उनकी एक सर्टेन लिमिट होती है, दैट वुड बी द लाइक, ये बाउंड्री लिमिट हो सकती है, फिजिकल बाउंड्री लिमिट, कोई एक रीजन तक जो है कोई कोर्ट जो है केस को ले सकता है, या फिर ये कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर भी डिपेंड होती है। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? इन सिंपल टर्म, मैं कोर्स ऑफ एक्शन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? सिंपल टर्म में समझने के लिए, मतलब जहां पे वो इंसिडेंट हुआ है, उस केस के जो फैक्चुअल इंसिडेंट्स है वो जहां पर हुए हैं, वो कोर्ट या फिर पर्सन जहां पर रिसाइड करते हैं, वो केस में इन्वॉल्व जो पिटिशनर है, डिफेंडेंट है, वो जहां पर रहते हैं, उस जगह पर, उस लोकेलिटी के अंदर जो कोर्ट होगा, उस लोकेलिटी के नियर बाय जो कोर्ट होगा, या फिर उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन रहता है, तो उस लिमिट को क्या कहा जाएगा गाइस? जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन क्या होता है? इट्स अ सिंपल लिमिट और अथॉरिटी गिवन टू द कोर्ट टू ट्रायल एनी केसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Who among the following holds office during the pleasure of president? Pleasure of president मतलब it's simple what कि now see guys, pleasure of president in normal term हम जब pleasure of president कहते हैं, so it would think like that कि हाँ president जब तक रहे तब तक होगा, but it is something like कि अभी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है ना, वो दो तरीके से देखा जा सकता है। एक है जब तक प्रेसिडेंट है तब तक, या फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि ही कैन सिंपली रिमूव दैट पर्सन,
मतलब वो उस पर्सन को निकाल सकता है खुद की मर्जी से, अगर उनको सही नहीं लगता है, अगर वो पर्सन कोई भी गलती करता है। बेसिकली यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट में जो सिविल सर्वेंट होते हैं, उनके ऊपर ये बाउंड हो जाता है कि दे आर अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो सिंपली यहां पर कौन होगा? गवर्नर। गवर्नर क्या होगा? गवर्नर वुड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब यहां पे प्रेसिडेंट क्या, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को रिमूव कर सकता है। नाउ नेक्स्ट, इलेक्शन डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व्ड ओनली थ्रू इलेक्शन पिटीशन टू दी विच कोर्ट। यहां पर देखो, यहां पर जो इलेक्शन डिस्प्यूट है, यहां पे क्या बोला है? कैन बी रिजॉल्व। अब कैन बी रिजॉल्व का मतलब है कि ये कहां पर ट्रायल होगा, और उसके बाद फिनिश भी हो जाएगा, डिसीजन मिल जाएगा। इसी को कहते हैं रिजॉल्व करना। ट्रायल होने के बाद डिसीजन मिल जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिजॉल्व करना। ओनली थ्रू इलेक्शन पिटीशन। इलेक्शन पिटीशन क्या होगा? इलेक्शन में जो डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग जो केस फाइलिंग होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्शन पिटीशन टू दी। अब टू दी के आगे हमें क्या समझना है? इट इज टॉकिंग अबाउट कोर्ट। इन विच कोर्ट इट वुड हैपन? तो सिंपल आंसर वुड बी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में क्या होता है? इलेक्शन डिस्प्यूट का जो भी पिटीशन है वो फाइल होता है, उसके अकॉर्डिंगली केस का ट्रायल होकर डिसीजन मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट ऑल क्राइम्स कैन एनआईए इन्वेस्टिगेट। नाउ एनआईए क्या होता है गाइस? एनआईए का फुल फॉर्म सिंपली एनआईए इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। गाइस डू अंडरस्टैंड, ये जितने भी एब्रीविएटिव फॉर्म है, इन एब्रीविएटिव फॉर्म को आपको अंडरस्टैंड करना होगा, रीड करना होगा, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बी केयरफुल अबाउट दिस। छोटे मोटे एब्रीविएशंस जो है, प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स कि बीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीसीआई का जो फुल फॉर्म है आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? तो उनको सर्च आउट करो, बीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, और सिंपली एनआईए का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ऐसे जो आईसीजे का फुल फॉर्म क्या होगा? ये जो फुल फॉर्म्स होते हैं एब्रीविएटिव जो है, इन एब्रीविएशंस को फुल फॉर्म में क्या कहा जाता है? फाइंड आउट करो एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए। नाउ यहां पर व्हाट ऑल क्राइम्स कैन एनआईए इन्वेस्टिगेट। एनआईए क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा? सिंपली टेररिस्ट अटैक्स। टेररिस्ट अटैक जो है उनके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसके पास जाती है? सिंपली एनआईए के पास जाएगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास ये अथॉरिटी जाती है। नाउ guys again CBI would be the another abbreviation. This would be comes in exam, तो इसके रिगार्डिंग भी केयरफुल रहना। Now question number 9, after this case article 21 now protects the right of life and personal liberty of a citizen not only from executive action but from legislative action. The cases देखो यहाँ पे क्या पूछा है? आर्टिकल 21 जो है वो क्या प्रोटेक्ट करता है? राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या प्रोटेक्ट करता है? राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहां पर इस केस के बाद एक ऐसा केस हुआ कि उस केस के बाद जो है ये जो प्रोटेक्शन है ये प्रोटेक्शन सिर्फ एग्जीक्यूटिव के एक्शन से ही नहीं, एग्जीक्यूटिव के एक्शन के अगेंस्ट ही नहीं रहा, तो इसके साथ क्या हो गया? ये लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन मिलने लग गया सिटीजन्स को। और वो केस कौन सा था? इट्स अ मनेका गांधी केस। मतलब यहां पर क्या है कि लेजिस्लेटिव एक्शन जो होती है किसी पर्सन पर, उस एक्शन के अगेंस्ट भी आपको जो है प्रोटेक्शन मिलता है अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट, the maximum period of president rule under the article 356 of Indian Constitution के अंडर मैक्सिमम पीरियड क्या है प्रेसिडेंट रूल का? गाइस कमेंट बॉक्स पे सर्च करके बताओ कि आपको प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है। आई वांट टू नो दिस इन द कमेंट बॉक्स कि प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होगा। एंड सी गाइस, यहां पर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो कब तक रहना चाहिए? 3 इयर्स तक हो सकता है। गाइस यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये फैक्ट जो है ये है कि
एक पंजाब में फर्स्ट टाइम ये जो है यूज किया गया था, और पंजाब में ये जो प्रेसिडेंट रूल है 20 जून 1951 को इंपोज किया गया था, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पर ये प्रेसिडेंट रूल जो है वो इंपोज किया गया था, ये आर्टिकल जो है वो इंपोज किया गया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, interpretive value of preamble as discussed in, interpretive value of the preamble जो है वो कहां डिस्कस की गई, किस केस में डिस्कस की गई? गाइस व्हाट एग्जैक्टली द इंटरप्रेटिव वैल्यू, इंटरप्रेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है? सी, इंटरप्रेटिव वैल्यू ऑफ अ प्रीएम्बल का मतलब है कि आप प्रीएम्बल को रीड करने के बाद व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड, मतलब जैसे कि प्रीएम्बल जो है ना बेसिकली इट इज एन स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आपको समझाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एग्जैक्टली क्या है उसका ओवरव्यू कंटेक्स्ट जो है वो प्रीएम्बल बताता है। प्रीएम्बल जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इट्स एन ओवरव्यू ऑफ अ होल कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन सिंपली डू अंडरस्टैंड कि वो प्रीएम्बल रीड करने के बाद आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स अवेलेबल होते हैं जनरल ओवरव्यू में वो आपको समझ में आ जाते हैं। एंड ये इंटरप्रेटिव वैल्यू जो थी वो कहां डिस्कस की गई थी? इन रे बेरुबरी यूनियन। ये किस केस में डिस्कस की गई थी? इन रे बेरुबरी यूनियन केस में डिस्कस की गई थी। चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी। गाइस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी यहां पर कौन से है? मतलब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जैसे कि देखो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं एंड फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, ये जो है ये सिटीजन्स के लिए है, ये सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। ये बाइंडिंग होती है, मतलब एज पर दी लॉ जो है ये बाइंडिंग होती है और इसके अगेंस्ट आपको रेमेडी भी मिलती है और इसके अगेंस्ट आपके ऊपर केस भी हो सकता है। एंड ड्यूटी जो है वो बाइंडिंग नहीं है बट मॉरली यू शुड फॉलो दैट ड्यूटी। नाउ प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो स्टेट है उसमें क्या होता है? इट्स बेसिकली इन लिबरल लैंग्वेज, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट कि ये ड्यूटीज होती है अपॉन दी स्टेट कि वो जो है कोई भी चीज करते वक्त, कोई भी इंप्रूवमेंट, कोई भी डेवलपमेंट, कुछ भी चेंजेस करते वक्त लॉ में हो, फिजिकली हो, तो आप जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ध्यान रखो। कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं उनको समझो और उनके अकॉर्डिंग करो। ये किसके लिए होता है? स्टेट के लिए। स्टेट के लिए मतलब क्या? स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं होता, इट्स अ गवर्नमेंट, इट्स अ होल गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होता है फॉलो करना पड़ता है ना। दिस वुड नॉट बी, ये ऐसा नहीं है कि ये बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग नहीं है, but this is the duty of the government, this is the duty of the state to follow them. Now this is what non justiciable, मैंने यही कहा ना कि ये बाइंडिंग नहीं है and that is called as non justiciable। इसके अगेंस्ट आप जाकर कोई जस्टिस नहीं मांग सकते क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट। नाउ प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस मींस व्हाट? प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस का मतलब क्या होता है? द सेशन ऑफ द हाउस हैज बीन टर्मिनेटेड। प्रोरोगेशन का मतलब क्या है? इट्स स्टॉप, मतलब स्टॉप हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। टर्मिनेट करना मतलब सेशन ऑफ द हाउस जो होता है, हाउस का जो दो हाउस जो है उनका अगर सेशन अगर टर्मिनेट होता है तो वी सिंपली सेज की प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। Now, the 8th schedule of the Constitution of India provides for 8th schedule of the Constitution of India क्या बताता है? It simply talks about official languages. इंपॉर्टेंट है गाइस, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से और याद रखो इस क्वेश्चन का आंसर कि 8th शेड्यूल में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया गया है। नाउ 15th क्वेश्चन, when was a national commission for minorities established? माइनॉरिटीज के लिए जो नेशनल कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था कौन से ईयर में किया था गाइस? इट्स बेसिकली इन दी 1992। नाउ इसके एस्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग जो पर्पस है ना, पर्पस वो ये था कि इनको सिंपली इवैल्यूएट करना था और यू कैन सिंपली से कि मॉनिटर भी करना था कि व्हाट एग्जैक्टली द डेवलपमेंट एंड समवेयर जो डेवलपमेंट हो रही है ऑफ द माइनॉरिटीज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के अंडर और स्टेट्स के अंदर जो भी माइनॉरिटीज की डेवलपमेंट हो रही है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को क्या करना था? इवैल्यूएट करना था। एंड फॉर दैट पर्पस जो है इनको एस्टैब्लिश भी किया गया था। सो गाइस दिस आर दी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
जो प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपको एग्जाम में मिलेंगे, या फिर इसकी तरह जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एग्जाम्स में ज्यादा मिलेंगे। सो बी फोकस ऑन द कंसेप्ट, जो कंसेप्ट दी गई थी उसके ऊपर ध्यान रखो, उन कंसेप्ट को समझो। दैट कंसेप्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लाइक बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट, इतना ऐसा इंपॉर्टेंट है कि वहां पे कंसेप्ट आपको हेल्प करेगी। और उसी के रिगार्डिंग जो है पहले से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे गए, इन प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है बहुत ज्यादा उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। सो गाइस, इफ यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन सिंपली visit to our center. If you are Mumbai based, you can simply visit to Vasai, Dadar, Andheri, Thane and Borivali, and also Pune is coming soon. And if you are not Mumbai based, so you can directly join our live classes and start your preparation with us. Do like the video, share the video, and don't forget to subscribe the channel. Thank you for watching the video.